Hello dear student, welcome today online class subject geography। हाँ तो बच्चों, हम आपको बताएं आज की अगले टॉपिक की तरफ। तो कृषि के प्रकार चल रहे थे जिसमें हमने 3 प्रकार की कृषि बता दी थी। स्थानांतरित कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। इसके बाद में अगली जो कृषि का प्रकार है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो कहने का मतलब नाम से ही मालूम है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मतलब होता है बहुत बड़े क्षेत्र में व्यापारिक जो कृषि की जाती है व्यापार के उद्देश्य से, उसी को विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं। जिसमें देखिए आगे चलते हैं बच्चों। वास्तव में जब जीवन निर्वाहन कृषि ने, जो जीवन निर्वाह कृषि कल पढ़ी थी हमने, उसने विस्तृत निर्वाहन कृषि का रूप ले लिया तो कृषि उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किया जाने लगा, यानी कृषि का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किए जाने लगा। इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में, जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर भूमि अधिक होने के कारण, वहाँ भूमि अधिक है और जनसंख्या कम है, वहाँ पर की जाती है इस प्रकार की कृषि। इसकी विशेषताएं इस प्रकार समझा जा सकता है विशेषताओं को। सबसे पहली विशेषता देखिए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की सबसे पहली विशेषता, इस प्रकार की कृषि विस्तृत यानी बहुत बड़े भूजोतों पर की जाती है। भूजोत का मतलब खेत के आकार, खेत का आकार होता है बहुत बड़ा। इनका क्षेत्रफल जो होता है वो प्राय 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। हेक्टेयर बच्चों, जो गांव में खेत होते हैं, एक बीघे जैसे ही 6.25 बीघे खेत होता है, यानी 6.25 बीघे का एरिया जो होता है, जो गांव में बच्चे जानते हैं, तो वो 6.25 बीघे वाला क्षेत्र 1 हेक्टेयर कहलाता है। तो देखिए बच्चों, ये बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं जिनका आकार 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। दूसरी विशेषता, खेत तैयार करने से फसल काटने तक का समस्त कार्य, यानी खेत बोने से पहले तक और फसल काटने तक का समस्त कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, कंबाइन, बियोनर आदि ये मुख्य कृषि यंत्र हैं जिनकी सहायता से ये कृषि की जाती है। तीसरी विशेषता यह है कि इस प्रकार की कृषि की मुख्य जो फसल है वो गेहूँ है। इसके अलावा जई, राई, तिलहन आदि फसलें भी बोई जाती हैं। चौथी विशेषता, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं। पांचवा, मानवीय श्रम का उपयोग न्यूनतम होता है। छठवीं विशेषता यह है, प्रति हेक्टेयर उपज कम और प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। इसमें क्या है, क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो इसलिए प्रति हेक्टेयर कम उपज होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति के लिए उपज बहुत अधिक होती है। सातवीं विशेषता, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है जहाँ सर्दी नहीं गर्मी नहीं, मतलब सर्दी और गर्मी दोनों बराबर होती हैं, ऐसे घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डास, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी, ये मैदान और घास के मैदान हैं बड़े बड़े, उनके नाम है बच्चों। तो अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है कि मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अगली विशेषता है कि इन कृषि क्षेत्रों में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र निरंतर कैसा होता जा रहा है, घटता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि क्षेत्र जहाँ पर किया जाता है, कृषि की जाती है, उन क्षेत्रों में घर बन रहे हैं, इससे निरंतर घटता जा रहा है। अगली विशेषता है कि इस प्रकार की कृषि करने वाले सभी देश विकसित हैं। और लास्ट है, यह कृषि यंत्रीकरण और उच्च तकनीक पर आधारित है। तो बच्चों, ये तो थी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, से व्यापारिक कृषि भी बोलते हैं। अब अगली कृषि का प्रकार आता है बागाती कृषि। बागाती का मतलब है जिसमें बाग लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कृषि फसलों के बाग लगाए जाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार की वाणिज्यिक कृषि का विकास है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल में, जब हमारे देश में यूरोपियन लोगों का शासन था।
हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय की बात है। सॉरी। तो उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों के द्वारा किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य यूरोपियन देशों को वे जरूरी उपजें उपलब्ध कराना था जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही पैदा हो सकती हैं, यानी ऐसी फसलें जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पैदा हो सकती हैं बाग लगा करके। तो ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, मलेशिया में रबड़ के बागान और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केलों के बागान विकसित किए गए। तो ये ऐसी फसलें जो बाग लगाकर की जाती हैं, इसलिए इनको बागाती कृषि कहते हैं। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ का रोपण किया। कॉफ़ी के पौधे होते हैं, कोको जो कोको कोला बनता है, इसमें जो कलर होता है वो कोको, उसी को कहते हैं। अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए। ब्राज़ील में कई यूरोपियन देशों ने कैवा के बागान लगाए। ये बागान फेजेंडा के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और कई बार आया है कि फेजेंडा क्या है या फेजेंडा किसे कहते हैं। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान लगाए गए हैं उन्हीं को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद जब देश गुलामी से छुटकारा पाया, तब वर्तमान में अधिकतर बागानों का जो स्वामित्व है, बागानों के जो मालिक हैं, वो स्थानीय देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में हैं। अब ये बागान अपनी उपजों को निर्यात करने के साथ साथ स्थानीय बाजारों में भी बेचते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो अंग्रेज़ों के गुलामी वाले देश थे, वहाँ पर वो बागान उन्होंने विकसित किए थे। उन बागानों का जो आज़ादी मिलने के बाद उन बागानों का जो मालिकाना हक है वो लोगों को मिल गया या सरकार के नियंत्रण में हो गया। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता देखिए, इस कृषि में भारी पूंजी निवेश यानी पैसा अधिक खर्च होता है, उच्च प्रबंधन मैनेजमेंट करना पड़ता है और तकनीकी टेक्नोलॉजी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तीसरा यह है कि यह एक फसली फसल कृषि है, इसमें एक ही फसल ली जाती है साल में। इनसे उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। बहुत सारी बागाती कृषि से इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कैवा यानी कॉफ़ी, नारियल, केला, ये प्रमुख बागाती फसलें हैं जो साल में एक बार ही होती हैं। इस प्रकार की कृषि इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण व पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपाइंस, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका, ब्राज़ील, फिजी, क्यूबा व हवाई द्वीपों पर ही की जाती है। तो ये बच्चों ये तो थी बागाती कृषि जिसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। अब पढ़ते हैं हम मिश्रित कृषि। मिश्रित का मतलब होता है पशुपालन और कृषि से। कहने का मतलब ऐसी कृषि जिसमें कृषि भी की जाती है और पशु भी पाले जाते हैं, दोनों कार्य किए जाते हैं, वो मिश्रित कृषि कहलाती है। आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए, इस कृषि में फसलें उगाने और पशुओं को पालने का कार्य एक साथ किया जाता है, दोनों ही कार्य एक साथ किए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों की शीतोष्ण अक्षांशों वाले भागों में इनका विस्तार है। इस कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं निम्न है। देखिए, ये मिश्रित कृषि होती है, इसमें पशुओं को पाला जाता है, दुधारू पशु होते हैं और वो कृषि फसल पर आधारित होते हैं। पहली विशेषता यह है, फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इनमें समान महत्व दिया जाता है। दूसरा, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। कैसा होता है? मध्यम, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। इस कृषि में गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन एवं चारे की फसल आदि प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसलें हैं। इसके बाद में चौथी विशेषता ये है कि फसलों के साथ पशुओं जैसे भेड़, बकरी, सूअर, मवेशी, मुर्गी आदि को पाला जाता है। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है विशेषताओं का, सस्यावर्तन एवं अंतः फसली। सस्यावर्तन का मतलब होता है फसल को बदल के बोना। जैसे एक साल गेहूं कर दिया, एक साल सरसों कर दी, ज्वार बाजरे कर दिए, तो सस्यावर्तन होता है। और ये अंत है फसली का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की जो कूण वाली फसलें होती हैं उनके बीच बीच में फसलें बोना, जो कि मृदा
की उर्वरता को बनाए रखती है। अगली विशेषता यह है कि इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश होता है। पूंजी निवेश का मतलब पैसा खर्च होता है। कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की खेती को करते हैं। और इसकी अगली विशेषता यह कृषि महानगरों के समीप की जाती है। इसके बाद में लास्ट विशेषता है कि उत्तम कृषि विधियां अपनाई जाती हैं। उत्तम परिवहन व विश्वसनीय वर्षा से इस कृषि को बड़ी सहायता मिलती है। अगली आती है बच्चों दुग्ध कृषि यानी दूध वाली कृषि। अभी तक आपने देखा नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, दूध वाली कृषि कैसी होती है। देखो, ये एक कृषि का प्रकार है जिसमें ज़्यादातर क्या है, दुधारू जो दूध देने वाले पशु हैं उनको पाला जाता है। ये कृषि का रूप दे दिया है। यह कृषि का एक विशिष्ट तरीका है। इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें पशुओं की जो देखभाल है वो वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है। दूध दोहने और उसको परिष्कृत करने की क्रियाओं को मशीनों से किया जाता है। दूध निकालने का काम, शुद्ध करने का काम आदि सभी मशीनों द्वारा किया जाता है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप ही किया जाता है। तो ज़्यादातर क्या है, ये जो डेयरी कृषि होती है इसका जो ज़्यादातर कार्य है वो नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र दुग्ध व अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं। दुग्ध व अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी फार्मिंग ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। इसके बाद में बच्चों अगली आती है ट्रक कृषि, जिसको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस, धन्यवाद।